सम्हारो राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हुए बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले। चंद्रशेखर को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। संगठन का महामंत्री चंद्रशेखर को बनाया गया है। तेलंगाना में बीजेपी का संगठन अब चंद्रशेखर संभालेंगे। पिछले दिनों जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी और इसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तेलंगाना में बीजेपी का संगठन और इसका जिम्मा चंद्रशेखर को सौंप दिया गया है। प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं चंद्रशेखर, जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना की जिम्मेदारी बीजेपी ने चंद्रशेखर को सौंपी। आपको बताते चले कि इससे पहले जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात करते हुए चंद्रशेखर को देखा गया था और तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि चंद्रशेखर को शायद कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने वाली है। और बड़ी सूचना इस वक्त के सामने आ रही है कि चंद्रशेखर को प्रदेश महामंत्री बनाया गया। तेलंगाना का प्रदेश महामंत्री, वो वहां पर बीजेपी का संगठन संभालेंगे। तो बड़ी सूचना इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर लगातार बीजेपी की ओर से अब जिम्मेदारियां बांटी जा रही है। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। मिशन 2024 को लेकर लगातार बीजेपी की ओर से तैयारियां की जा रही हैं और हर प्रदेश में प्रदेशवार जिम्मेदारियां बांटी जा रही हैं। और ऐसे में तेलंगाना में बीजेपी का संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को बनाया गया है। सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, चंद्रशेखर को बड़ा जिम्मा सौंपा गया है। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम तेलंगाना के बारे में बात करें तो तेलंगाना जो है वो बीजेपी को लगता है कि वहां पर लोकसभा सीटें जो है वो जीती जा सकती हैं। पिछली बार भी बीजेपी ने वहां पर जीती थी और इस बार भी, जो कि अगर हम देखें विधानसभा में बीजेपी का प्रदर्शन करें देखें तो पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन हुआ था। तो बीजेपी को लगता है कि वहां पर संभावना वाली जगह है, क्योंकि अगर हम देखें तो वहां पर जो बीआरएस थी वो सत्ता से हट गई है, कांग्रेस आ गई है, लेकिन बीजेपी को भी वहां पर लगता है कि मुख्य विपक्षी दल या फिर जब लोकसभा का चुनाव होगा वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगा। ऐसे में अगर संगठन में किसी मजबूत आदमी को दिया जाता है जिनके संगठन में अच्छी पकड़ है, तो उनको अगर संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है तब वहां पर बीजेपी जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और इसी कड़ी में वहां पर जो नियुक्ति है वो चंद्रशेखर जी की नियुक्ति जो है वो संगठन महामंत्री के तौर पर तेलंगाना में की गई है। चूंकि विनीत, विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। भले ही बीजेपी ने पिछली बार की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन जीत वहां पर कांग्रेस को मिली है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है चंद्रशेखर के ऊपर। जी निश्चित तौर पर मैं अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें तो दो अलग अलग चेहरे पर ये चुनाव लड़ी जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी के लिए वोट किया जाएगा, जबकि हालांकि अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे थे। लेकिन अगर इस बार अगर हम बात करें 2024 के चुनाव की बात करें तब वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी जो वोट मांगेंगे वो खुद के लिए वोट मांगेंगे। ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर हम पीएम नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता की बात करें तो दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता है, पूरे भारत में उनकी लोकप्रियता है। और जब भारत में चुनाव होंगे तब उनको जो वोट किया जाएगा उनको प्रत्यक्ष तौर पर वोट किया जाएगा। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है अगर मजबूत संगठनात्मक व्यक्ति को वहां पर लगाया जाता है और संगठन में बेहतर काम किया जाता है और विशेष चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो अधिक से अधिक सीट जो है वो हासिल की जाएगी। और इसी कड़ी में हम इस नियुक्ति को देख सकते हैं। जी बिल्कुल विनीत, चंद्रशेखर के अगर पास्ट पर नजर डालें, उनके एक्सपीरियंस पर, तजुर्बे पर, तो वो काफी तजुर्बेदार हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने उन्हें ये बड़ा जिम्मा सौंपा है कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से बीजेपी तेलंगाना में भी अच्छा प्रदर्शन कर सके। बहुत शुक्रिया आपका विनीत तमाम जानकारियों के लिए। तो चंद्रशेखर को संगठन प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इस वक्त ये बड़ी सूचना बीजेपी से, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चंद्रशेखर को लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा जिम्मा सौंपा गया है। तेलंगाना में बीजेपी का संगठन चंद्रशेखर संभालेंगे और बताया जा रहा है कि हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा तो उसका असर दिखाई देगा। जैसा कि सहयोगी ने भी बताया कि लोकसभा चुनाव में तस्वीरें बदल सकती हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तलवाड़ा कस्बे में आयोजित विकसित भारत शिविर में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने प्रसिद्ध शक्ति मां त्रिपुरा
सुंदरी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इस रिपोर्ट में देखिए। सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये पहला बांसवाड़ा दौरा था, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। दौरे के दूसरे दिन वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर गए, जहां फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद विधि विधान से मंदिर के पुजारी ने उनकी पूजा अर्चना कराई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी की पूजा अर्चना की है। ये राज्य लक्ष्मी साम्राज्य लक्ष्मी है, जो सुचारू रूप से राज्य के संचालन के लिए और जगत के और जनता के कल्याण के निमित्त पूजा अर्चना की है और सबका कल्याण होवे। सीएम ने प्रदेश की खुशहाली और सुख शांति के लिए मां से प्रार्थना की। मंदिर ट्रस्ट और पांचाल समाज की तरफ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को त्रिपुरा सुंदरी की तस्वीर देकर और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में संभागीय स्तर की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद कन कमल कटारा, विधायक कैलाश मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष लालचंद पटेल, संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, पुलिस महानिरीक्षक एस परिमल, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह मौजूद रहे। बांसवाड़ा भारत विकसित संकल्प यात्रा के कार्यक्रम चल रहे हैं। मैं उसमें आया तो दोनों में डबल काम हो जाए मेरा। माल आइए। माता जी के दर्शन बहुत ही अच्छी तरह से हुए और मैंने माता जी को कहा कि माँ हमारे राजस्थान को सुख दे, समृद्धि दे। दोपहर करीब 2 बजे वो तलवाड़ा कस्बे में आयोजित विकसित भारत शिविर में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। शिविर में पहुंचने के बाद वहां लगे अलग अलग स्टॉल का उन्होंने जायजा लिया। यहां बच्चों के प्रति सीएम के प्रेम की एक तस्वीर भी देखने को मिली, जहां वो एक बच्चे को खाना खिलाते नजर आए और इसके बाद वो सभा स्थल पर पहुंचे। सभा स्थल के मंच पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मंच से सीएम ने ऐलान किया कि केंद्र की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। जो योजना है उन योजनाओं को जनजाति के एक एक गांव में पहुंचाना हमारी सरकार का काम है। इन कार्यक्रम और योजनाओं के माध्यम से हम जनजातीय समुदाय की गरीबी, वहां के भोले भाले हमारे भाई, उनको शिक्षा से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के, रोजगार से लेकर के योजनाओं का उनको पूरा लाभ मिले। हमारी केंद्र की और राजस्थान की सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अवलोकन के मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया कि उनकी सरकार की प्राथमिकता क्या है। अब बस उन प्राथमिकताओं को धरातल पर उतारना सरकार का मकसद है। बांसवाड़ा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आकाश सेठिया की रिपोर्ट। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के मनोनयन के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बता दें, सूत्रों के अनुसार एआईसीसी से नेता प्रतिपक्ष का नाम लगभग तय हो चुका है। पूर्व मंत्री टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। एआईसीसी ने टीकाराम जूली के नाम पर मोहर लगा दी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी सूचना है। एआईसीसी से सिर्फ और सिर्फ औपचारिक घोषणा होना ही बाकी है। आदिवासी के साथ साथ अनुभवी भी हैं, काफी एक्सपीरियंस हैं, तजुर्बेदार हैं, साफ छवि वाले नेता हैं और मजबूत नेता के रूप में टीकाराम जूली पहचान रखते हैं। एआईसीसी जल्द ही नेता प्रतिपक्ष के नाम की
घोषणा कर सकती है। लेकिन माना जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बनाया जा सकता है। अब सिर्फ औपचारिक घोषणा मात्र बाकी रह गया है। तो प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष के मनोनयन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एआईसीसी की ओर से माना जा रहा है कि फैसला ले लिया गया है। और एक और बड़ी खबर जयपुर सामने आ रही है। गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। गोविंद सिंह डोटासरा को जल्द ही बड़ी और नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता गोविंद सिंह डोटासरा बनाए जा सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा फिलहाल पीसीसी में अध्यक्ष हैं। एआईसीसी जल्द ही गोविंद सिंह डोटासरा की नई जिम्मेदारी को लेकर घोषणा कर सकती है। तो फिलहाल पीसीसी में अध्यक्ष हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जल्द ही गोविंद सिंह डोटासरा को नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। एआईसीसी जल्द ही इसे लेकर घोषणा कर सकती है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि ये तय कर लिया गया है कि आखिर गोविंद सिंह डोटासरा को कौन सी नई जिम्मेदारी दी जानी है। तो कांग्रेस विधायक दल के नेता गोविंद सिंह डोटासरा बनाए जा सकते हैं। राजनीति हो या फिर व्यवसाय या फिर नौकरी, किसी भी काम की शुरुआत से पहले ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, ताकि उस काम को अच्छे तरीके से करने की समझ डेवलप हो सके। बात प्रदेश की सियासत की करें तो कल यानी कि मंगलवार को पहली बार विधायक बने नेताओं को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ताकि नए विधायक विधानसभा की कार्यप्रणाली को बारीकी से और बेहतर तरीके से समझ सकें। नए विधायकों के लिए ट्रेनिंग पाठशाला। एक दिन की कार्यशाला में विधायक होंगे ट्रेंड, सीखेंगे विधानसभा की कार्यप्रणाली के गुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को नवनिर्वाचित विधायकों को एक दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसका मकसद होगा विधानसभा की कार्यप्रणाली के बारे में उन्हें जानकारी देना। मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे होगा ट्रेनिंग पाठशाला का उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायकों को दी जाने वाली एक दिन के ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी। कल हमने प्रातः काल से सायंकाल तक नए और पुराने हमने सभी को आमंत्रित किया है। नए विधायकों के लिए ज़्यादा आवश्यक है, और जो पहले से हैं उनका भी समय समय पर रिफ्रेश चीज़ों को होते रहें, इस दृष्टि से कल एक दिन का हमने प्रबोधन रखा है कार्यक्रम। जैसे सुबह उद्घाटन है, उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के जो सभापति हैं, अपने देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, माननीय धनखड़ जी, उनका उद्घाटन कार्यक्रम है। उद्घाटन कार्यक्रम में निश्चित रूप से उनके अनुभवों का उनको लाभ मिलेगा विधायकों को। 16वीं विधानसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए विधायकों को इस पाठशाला में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उन्हें विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के अलावा नियम, संसदीय परंपराओं के साथ साथ प्रश्नकाल और शून्यकाल की भी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा संसदीय समितियां, संसदीय विशेषाधिकार, विधेयक पारण, बजट प्रबंधन और कटौती प्रस्ताव के साथ साथ संसदीय प्रस्तावों के बारे में नए विधायकों को ट्रेनिंग सेशन में जानकारी दी जाएगी। 16वीं विधानसभा में 73 नए विधायक चुनकर आए हैं, जिसमें बीजेपी के 45, कांग्रेस के 21, आदिवासी पार्टी के 2 और निर्दलीय 5 विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। एक दिन के ट्रेनिंग कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, विधायिकी मामलों के प्रमुख चक्षु राय और सांसद राजेंद्र अग्रवाल मुख्य वक्ता होंगे। मंगलवार सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाले प्रशिक्षण पाठशाला का उद्घाटन जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे, वहीं समापन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जरिए किया जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
और रुक करेंगे इस बीच में एक और बड़ी खबर का। 18 जनवरी को कैबिनेट की पहली बैठक होगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में यह पहली बैठक होने वाली है। 18 जनवरी भजन लाल कैबिनेट की पहली बैठक होगी। ये बड़ी सूचना इस वक्त की। 19 जनवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। 19 जनवरी को सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद विधानसभा सत्र की शुरुआत की जाएगी। तो इसे लेकर जहां एक और विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि 18 जनवरी को भजन कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और उसके बाद 19 जनवरी से विधानसभा सत्र की भी शुरुआत की जाएगी। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसके बाद विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, जहां पर प्रदेश के हित के लिए कई बड़े फैसले किए जाएंगे। तो एक और जहां इसे लेकर प्रतिपक्ष भी तैयार है और तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से भी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं कि किस तरीके से लोगों के हित में जब सत्र चले तो वहां पर हंगामा ना होते हुए शांतिपूर्वक ये सत्र चले और प्रदेश के लिए, हित के लिए कई बड़े फैसले लिए जा सके। तो वासुदेव देवनानी स्पीकर बनने के बाद ये साफ भी कर चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता यही होगी कि सत्र हंगामेदार ना रहे, बल्कि जितनी ज्यादा कोशिश यही है कि जो सत्र है वो शांतिपूर्वक चले और जो फैसले लोगों के हित के लिए लिए जाने हैं वो लिए जा सके। और जयपुर में भी बीजेपी के राष्ट्रीय दीवार लेखन अभियान का शुभारंभ किया गया। जयपुर के कलेक्ट्रेट रोड बनी पार्क में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कमल का चित्र बनाकर दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतकर मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के मेहरचंद मार्केट से दीवार लेखन अभियान की शुरुआत की है। और फिर मोदी सरकार ये दीवार लिखन का काम दिल्ली में आज हमारे इसी का खबर पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने इस अभियान की शुरुआत की और आज प्रदेश में जयपुर में इस अभियान को हमने शुरुआत की, उसको आगे बढ़ाया है। अब ये जिलों में, मंडल में, शक्ति केंद्र और प्रत्येक बूथ पर दीवार लिखन का काम होगा। एक बार फिर मोदी सरकार इस संकल्प के साथ जो जन जन का नारा बन चुका है, मैं सोचता हूं कि एक बार फिर मोदी सरकार बनाने के लिए देश की और प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। और ये दीवार लेखन निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद ये प्रदेश में जिलों में और नीचे बूथ स्तर पर जाएगा और प्रत्येक बूथ पर ये दीवार लिखन का काम होगा। और अब बात धौल देखते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान बीजेपी के संगठन मंत्री चंद्रशेखर को अब तेलंगाना की जिम्मेदारी दे दी गई है। चंद्रशेखर को तेलंगाना में बीजेपी संगठन के प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। चंद्रशेखर की जिम्मेदारी बदलने के न्यूज 18 ने 3 दिन पहले ही संकेत दे दिए थे। हमारे सूत्रों ने बताया था कि चंद्रशेखर ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं और सरकार अच्छा काम कर रही है, इसीलिए अब मुझे दूसरे काम में लगाया जाए। अब बीजेपी ने उन्हें तेलंगाना की जिम्मेदारी दे दी है और न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है, क्योंकि सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान ने ही बताया था चूंकि चंद्रशेखर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं तो इसके पीछे कुछ बड़ी वजह होगी और यही हुआ है। हमने पहले ही बताया था कि उनकी जिम्मेदारी बदली जा सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान में बीजेपी किसे संगठन मंत्री बनाएगी। ये अपडेट भी हम आपको सबसे पहले देंगे। सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर आपको बताएंगे कि अब राजस्थान में किसे बीजेपी संगठन मंत्री बनाएगी, क्योंकि अब चंद्रशेखर को तेलंगाना का संगठन मंत्री बना दिया गया है। तेलंगाना में उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अब राजस्थान में चूंकि ये पद खाली हो चुका है तो अब सवाल ये बना हुआ है कि राजस्थान में बीजेपी अब किसे संगठन मंत्री बनाएगी। और यकीन मानिए सबसे पहले ये अपडेट आपको न्यूज 18 राजस्थान पर ही मिलेगा। तो बीजेपी से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर को प्रदेश महामंत्री संगठन मंत्री बनाया गया है तेलंगाना में।
तेलंगाना में अब वो लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी देखेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि तेलंगाना में कैसे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत मिल सके, क्योंकि राजस्थान में अब बीजेपी को जीत मिल गई है तो चंद्रशेखर से उम्मीदें भी ज्यादा हैं। उनके तजुर्बे पर अगर नजर डालें तो वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं और रणनीति बनाने में बेहद माहिर भी माने जाते हैं चंद्रशेखर। ऐसे में उन्हें तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और तेलंगाना में अब देखना होगा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति चंद्रशेखर की ओर से बनाई जाती है और किस तरीके से चंद्रशेखर तेलंगाना में कमाल कर पाते हैं और वहां पर लोकसभा चुनाव में कमल का फूल खिलता है। तो बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर चंद्रशेखर की जिम्मेदारी को बदला गया है। चंद्रशेखर को प्रदेश महामंत्री संगठन का बनाया गया है तेलंगाना के लिए और अब वो तेलंगाना की जिम्मेदारी संभालेंगे। और बीजेपी की नई सरकार गैर कानूनी कामों में लिप्त रहने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ एक्शन के साथ ही खनन माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। भरतपुर में सोमवार को पुलिस और खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने सरस चौराहे के पास खनन माफिया के 10 ट्रैक्टर्स को जब्त किया है। इनमें अवैध पत्थर भरा हुआ था। खनिज विभाग के अभियंता रामनिवास मंगल के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई से खनन माफिया में भी हड़कंप मचा हुआ है। तुम माथे चल के आए, तुम नहीं कह सकते कार्रवाई है। अवैध खनन की कार्रवाई हम लोग नियमित करते हैं। अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक डीसी आयोजित की गई, जिस पर अवैध खनन निर्गमन भंडारण में विशेष कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया, जिसके अनुसरण में 13 तारीख को जिला कलेक्टर महोदय भरतपुर द्वारा बैठक आयोजित की गई। खबरों में आगे बढ़ते हुए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी अकीदतमंद जियारत के लिए पहुंचे हैं। सोमवार को तकरीबन 250 जायरीन ख्वाजा नगरी पहुंचेंगे। अजमेर की सरजमी पर पैर रखने के बाद उन्होंने रूहानी सुकून हासिल होने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो यहां आने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये मौका ख्वाजा गरीब नवाज के 812वें उर्स में मिला है। उन्होंने दोनों देशों में आपसी संबंध बहाल होने की भी बात कही है। इंशाल्लाह चादर डालेंगे, सामूहिक चादर होगी अलग-अलग? नहीं, एक बंदे को, हाँ ये भाई है मेरे डॉक्टर साहब आसिफ साहब या वजीराबाद से चादर लाए हैं। आज तो रेस्ट करेंगे, आज नहीं डालेंगे, कल इंशाल्लाह बाबा जी के मज़ार पर चादर डालेंगे। पाकिस्तान जायरीनों का जत्था आज अजमेर पहुंचा है। लगभग 250 के करीब जायरीन यहाँ पर आए हैं और इनकी ठहरने की व्यवस्था सेंट्रल गर्ल्स स्कूल अजमेर में की गई है। प्रशासन और पुलिस के द्वारा वहाँ पे सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। ठहरने की, खाने पीने की, एक कैंटीन लोकली वहाँ अंदर ही स्थापित की गई है, जैसे वो डेली के जो आवश्यक वस्तुएँ हैं उनका वो परचेज़ कर सकें। साथ ही साथ टेलीफोन लाइन वहाँ इस्टेब्लिश की गई है, जैसे वो आराम से संपर्क करके अपने घर परिवार के लोगों से बात कर सके। अभी जो पाक जत्था है वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है। यहाँ से बसों के द्वारा इनको सेंट्रल गर्ल्स स्कूल है वहाँ पे ले जाया जा रहा है। इनकी सुरक्षा के लिए और जो हमारा जो रास्ता है जिसे पाक जायरीन जो सेंट्रल गर्ल्स स्कूल से दरगाह जाएंगे, उनके साथ में पर्याप्त मात्रा में जाब्ता है वो तैनात किया गया है। हमारे राम आए हैं। राम काज में हर कोई अपनी भागीदारी निभाना चाहता है, लेकिन ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता। जिसे ये सौभाग्य मिलता है वो अपने भाग्य पर फूला नहीं समाता। नागौर से आई एक ऐसी ही रिपोर्ट देखिए। मकराना के मार्बल से तैयार हुआ रामलला का आसन। इसी पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम होंगे विराजमान। गर्व से बोले फैक्ट्री में काम करने वाले मुसलमान, राम मंदिर में हमारा भी योगदान। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग श्री राम मंदिर में काम कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है।
पूरी दुनिया जानना चाह रही है कि अयोध्या में ऐसा क्या घट रहा है जिसे लेकर हिंदुस्तान में इतना हर्ष, इतना उल्लास है। हर भारतीय अपने अपने तरीके से अपने आराध्य का स्वागत करना चाह रहा है। 22 जनवरी को अविस्मरणीय बनाना चाह रहा है। पूरा देश राममय हो गया है। खास बात यह है कि इस उत्साह में हर धर्म, हर जाति के लोग शामिल हैं। नागौर के मुसलमान अपने भाग्य पर इतरा रही हैं। यकीन नहीं तो खुद सुन लीजिए। हम अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग श्री राम मंदिर में काम कर रहे हैं और पूरे मकराना वासियों का, राजस्थान वासियों का, भारतवासियों का ये एक सौभाग्य है कि हमारे पास में एक ऐसी क्वालिटी है, ऐसी चीज है जो भगवान श्री राम के भी काम आई है। राम मंदिर के अंदर पूरा पत्थर ये इस्तेमाल किया गया है। ये मेन गर्भगृह के अंदर पूरा मार्बल मैट लगा हुआ है। क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपकी बहुत अच्छा, हमारा बहुत अच्छा। दरअसल अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में है। मंदिर के प्रांगण में अलग अलग जगहों से आए उपहारों को लगाने का काम जारी है। इसी कड़ी में नागौर से सफेद संगमरमर से बने आसन को गर्भगृह में लगाया गया है, जिस पर करुणा निधान श्री राम विराजमान होंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम जिस आसन की शोभा बढ़ाएंगे, उसे मकराना के मुसलमान कारीगरों ने बड़े मनोयोग से तैयार किया है। हमने यहाँ माता पर माइन से उसका मार्बल यूज लिया है पूरा। उन्होंने स्लेब किया था माता पर का, तो उस हिसाब से हमने माता पर पूरी माइंस का ही पत्थर यूज में लिया है। और मेन गर्भगृह है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर में उसके दरवाजे हैं। तो पूरा देश रामलला के मंदिर बनने की खुशी में खुश है। हर कोई रामलला के 22 जनवरी को होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। उदयपुर के दो दोस्तों का उत्साह पूरे देश में उत्साह पर भारी पड़ रहा है। ये दोनों दोस्त रामलला मंदिर बनने की खुशी में उदयपुर से लेकर अयोध्या तक की साइकिल यात्रा पर निकले हैं। उदयपुर के रहने वाले गुंजन वैष्णव और गजेंद्र सिंह सोलंकी राम मंदिर निर्माण के इस क्षण को खास बनाने और जीवन भर इन यादों को संजोने के लिए उदयपुर से अयोध्या के 1200 किलोमीटर के सफर को साइकिल से तय कर रहे हैं। इनके साइकिल पर आगे रामचरितमानस है तो पीछे तिरंगा लहरा रहा है। ये रात जहां भी रुकते हैं, सुबह वहां पर रामायण पाठ कर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये दोनों दोस्त राजस्थान के 12 जिले के आखिरी छोर पर पहुंचे हैं, जहां से वो मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे। तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय ऐसे गुमनाम कार सेवकों का भी जिक्र करना जरूरी है, जिन्होंने वहां के समय को देखा और दिवंगत हुए, जिनके पार्थिव देह से लेकर अंतिम संस्कार तक के समय में महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज हम बात करेंगे जोधपुर के एक ऐसे ही शख्स की, कार सेवक की, जिन्होंने बेहतरीन योगदान दिया। कानराज जी, अब तो निश्चित तौर पर जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो किस तरीके से, क्या रणनीति रही थी कार सेवकों की और किस तरीके से यहां जोधपुर से जत्था गया था? पहले श्री राम के चरणों में वंदन, भगवान बजरंग बली के चरणों में वंदन। जो शक्ति है वो मेरे को बजरंग बली के द्वारा मिली हुई है। हम यहाँ से 3 जत्थों में गए थे। बीजेपी का जत्था था, विश्व हिंदू परिषद का जत्था था और ये कार सेवकों का जो जत्था संघ के लेवल से भेजा था। वो तीन जत्थों के अंदर हम अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में बैठ करके गए थे। रास्ते में जो हमारे संघ के द्वारा जो उद्देश्य दिया गया था उसकी पूर्ति करते हुए हम वहां पर पहुंचे थे। वहां पर जो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होने के कारण हमारे को एक स्टेशन पहले ही उतार दिया गया था ट्रेन से, और वहां से हम छिपते चापते, मतलब जंगलों में से होते हुए, पगडंडी से होते हुए, लोगों को पूछते पूछते वहां राम मंदिर तक पहुंचे। जो स्थान था हमारा पहुंचने का, वहां पर पहुंचे। वहां पर हमने देखा कि वहां पर इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है जिसका हम वर्णन ही नहीं कर सकते। मतलब हिंदुस्तान के, हम एक छोटे थे तो इसलिए लग रहा है कि हिंदुस्तान की पूरी पुलिस यहाँ आकर के खड़ी हो गई है और अब हमारे को यहाँ बचना मुश्किल है और ये लोग हमारे को गिरफ्तार कर लेंगे और यहाँ हमारे को कोई परिचित नहीं है।
उसके बावजूद भी हमारे लोग इतने साथ थे तो हमारे के अंदर खूब हिम्मत आई और बजरंग बली के आशीर्वाद से हमारे को जो जोश आया वो हमने वहां पर प्रकट किया। जो हमारा खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म अलवर के दौरे पर हैं। इस दौरान कठुमर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रमेश खिंची जाट ने मंत्री का स्वागत किया। बेढ़म ने गोकशी और साइबर क्राइम पर बड़ा बयान दिया है। बेढ़म ने कहा कि सभी अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। साथ ही सभा में विधायक रमेश खिंची ने चंबल योजना से कठुमर का नाम जुड़वाकर पानी लाने की भी बात कही। वहीं मंत्री के स्वागत समारोह में तमाम स्थानीय बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। घटनाओं को लेकर एक मैकेनिज्म तैयार करके निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिला देता हूं, साइबर क्राइम करने वाले व्यक्ति भी सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस इस समय संसाधन और लकड़ी की कमी से जूझ रही है, उसके लिए सरकार का क्या प्लान है? नहीं, हमारी पुलिस जो सीमित संसाधन है जितने भी हैं उनको मुस्तैदी से उपयोग करते हुए अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और अतिशीघ्र हम पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठ करके उनसे जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी जो डिमांड्स है उन पर चर्चा करेंगे और राजस्थान सरकार का जो बजट प्रोविजन है माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके हम अच्छा क्या हो सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने रामगंज मंडी के गायत्री मंदिर परिसर में झाड़ू पोछा कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान रामगंज मंडी से विधायक भी उनके साथ हैं। सफाई अभियान के दौरान न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मोदी के आह्वान पर देश भर में मंदिरों में स्वच्छता का विशेष अभियान चल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि स्वच्छता का जो संदेश है वो यहाँ पर आपको देते हुए नजर आएंगे। ये हमारे धार्मिक स्थल है, श्रद्धा के केंद्र हैं और ये स्वच्छ रहना ही चाहिए, इसलिए हम इनका साफ सफाई का काम कर रहे हैं। क्या मैसेज? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद देश भर में मंदिरों में सफाई अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में जोधपुर में मकर संक्रांति के मौके पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जूना खेड़ापति बालाजी मंदिर में सफाई अभियान का आगाज किया। जोगाराम पटेल ने मंदिर परिसर में झाड़ू लगाई, साथ ही आने वाले दिनों में इसी तरह के सफाई अभियान चलाने की भी बात कही और इसके साथ ही उन्होंने लोगों से 22 जनवरी को धूमधाम से दीपावली मनाने की भी अपील की। हमारे तीर्थ स्थल है, हमारे मंदिर है, उन सब की सफाई करने का एक अभियान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उसी अभियान के तहत आज दूसरे दिन हमने जूना खेड़ापति मंदिर जोधपुर, जो बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है, वहाँ सफाई अभियान रखा है। हमारे साथ शहर के जिलाध्यक्ष जी है, पूर्व जिलाध्यक्ष जी है, संत है, कमलेश जी पुरोहित है, प्रधान जी है, सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी टोली ने हमने साथ मिलकर के इस जूना खेड़ापति मंदिर जो हमारा तीर्थ स्थल है इसकी सफाई का अभियान रखा है और ये अभियान हमारा 21 तारीख तक निरंतर जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट से होगी रविंद्र के साथ। नमस्कार।